साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डॉक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में। साथियों, आज संडे सुबह 7 फरवरी को जोशीमठ के पास में एक ऐसी ही घटना हुई है जिसको हम त्रासदी बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। ऐसा ही कुछ 2013 में केदारनाथ में भी हुआ था। आज यहाँ जो जोशीमठ में हुआ वो एक ग्लेशियर के अभी अभी हम लोग उस डिजास्टर के बीच में ही हैं। अभी किसी कुछ सही कारणों का बता पाना मुश्किल है, मगर जो अभी तक सूचना आई है उसके हिसाब से एक ग्लेशियर के टूट के गिरने से, जो कि ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पे डैम पे भी गिरा, उसका डैम भी टूट गया और उसके चलते कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट कारणों से एक बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा हो गया है। वहां पे एक सिचुएशन आ गई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके जान माल के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश में रखे हैं। मैं आपको कोई इस बारे में कोई पिक्चर या वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़े से आपको विचलित कर सकते हैं, पर हाँ, कुछ बातों के बारे में हम लोग बात करना जरूरी है। हम उसके सामने वो बातें आपसे करना चाहेंगे। हुआ क्या, जैसे कि आज न्यूज में था, टीवी ने चैनल ने बताया कि नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के गिर पड़ा और उससे करीब 100-150 लोग जो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है वो मिसिंग है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और ये गिनती बढ़ सकती है क्योंकि अभी घटना है। अलर्ट हरिद्वार तक कर दिया है क्योंकि वो नदी के किनारे के लेवल्स में अचानक पानी बढ़ सकता है। तो बहुत सारे लोग जो शायद नदी किनारे अपना नहाने गए हों या टूरिज्म के पर्पज से हों या कोई अपने अन्य कारणों से आसपास नदी के पास में हो सकते हैं, उनके जान माल को खतरा बना हुआ है। स्थिति वाकई में कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और हो भी जाएगी, मगर क्या कारण हुआ एक्चुअली ये बता पाना अभी मुश्किल है। मगर जो बातें सामने आ रही उनके हिसाब से शायद अवलांच आया है ऊपर ग्लेशियर में, उसकी वजह से कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है। शायद वो ग्लेशियर का कुछ टुकड़ा ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट पे आया है, उसका डैम टूटा है, उससे एक फ्लड क्रिएट हुई है और उस फ्लड से भी कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारणों से बहुत नुकसान वहां पे हुआ है। हमें देखना होगा कि अभी स्थिति का आकलन करना होगा। मे बी हम लोग कुछ 48-72 घंटे बाद कुछ बता पाए, समझ पाए एक्चुअल क्या हुआ और अभी क्या करना है। मगर आज की स्थिति में ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, जब सेंडई डिक्लेरेशन की बात होती है, जो हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके बहुत काम कर रही है और ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये घटनाएं, इनको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिसका मतलब है कि हमें वो एक्सपर्ट्स डेवलप करने होंगे जो इन घटनाओं के होने की संभावनाओं को कम करें। दूसरा, यदि घटनाएं हो जाती हैं तो उन घटनाओं में कैसे नुकसान को कम किया जा सके। तीसरी बात है कि इन घटनाओं के बाद एनालिसिस करके ऐसे तैयारी करी जाए कि दोबारा ऐसी घटना घटे तो हमारा नुकसान कम से कम हो, जो कि सेंडई डिक्लेरेशन का एक हिस्सा भी है कि हमें 2015 की घटनाओं के नुकसान को हमें 2030 तक ले जाते घटा देना है। तो हम फिर से बात करेंगे हुआ क्या। ये अवलांच था, ग्लेशियर बर्स्ट था, फ्लड था, इसकी तो हम लोग कोशिश करेंगे ही जानकारी लेना। और जो हम बात करेंगे नुकसान किस बात का हुआ है, सिर्फ ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। कितनी एक भी ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तो बात शायद अभी सैकड़ों की हो सकती है। उसके बारे में जानकारी लेना, समय आएगा तो पता चलेगा कि डेटा, सरकारी डेटा क्या कहता है। पर जो अभी तक सूचना है वो डिजास्टर से बचना है तो हमने किन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि डिजास्टर होते हैं तो सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं जाती, सरकारी नुकसान, बिल्डिंगों को भी नुकसान होता है, प्राइवेट बिल्डिंगों को भी नुकसान होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो पुलिस के थाने हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। हमारे रोड नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे रेल नेटवर्क ट्रांसपोर्ट में डिस्टर्बेंस हो सकती है। और वैसे भी हम लोग अभी पैंडेमिक पीरियड में चल रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी अभी भी चैलेंज्ड हैं।
पर हमें क्या करना है, नुकसान क्या है, आकलन करना आसान नहीं है। हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि बैकबोन होता है ऐसे सिचुएशन में कि सूचनाओं का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सकता हो, ऐसी घटनाएं जहां सड़क बह जा रही हैं, रास्ते बह जा रहे हैं, पावर प्लांट बढ़ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब हो जा रही है, तो वहां पे भी इन घटनाओं की जानकारी को रखना, इनको कैसे कम किया जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नुकसान सिर्फ ह्यूमन लाइफ का नहीं होता, कोई ह्यूमन लाइफ या कैटल्स या जो भी हमारे आसपास है उनका नहीं होता, लाइवलीहुड्स की चैलेंज है। अब सोचिए जो 150 आदमी या 200 आदमी, इंजीनियर, स्किल्ड मैन पावर या बहुत सारे नॉर्मल सिटीजन्स जिनकी लाइफ चली गई, उनके चलते उनके फैमिलीज पे, उनके बिजनेसेस पे कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा। तो ये डिजास्टर के ये मल्टी फेसेट प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लॉसेस हैं, जिसको हमें समझना होगा, क्योंकि इसको समझ के ही हम इनको मैनेज कर सकते हैं, इनके नुकसान की हम कम से कम कर सकते हैं। सोशल लॉस, डेफिनेटली सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। किसी के परिवार में डेथ हो जाने से न सिर्फ उस परिवार को बल्कि उसके आसपास का जहां वो कार्य करते हैं, रहते हैं, वहां पे भी एक बुरा असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये घटना एक मेंटल ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। टूरिज्म को फर्क आता है, बहुत सारे लोग शायद हिम्मत ही नहीं जुटा पाए पहाड़ों में जाने की। अभी हम केदारनाथ की घटना से ठीक से उबर भी नहीं पाए हैं, और ये घटना का घट जाना अगेन ये चैलेंज बताता है कि लाइफ कितनी अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं समझ के चलेंगे तो लाइफ के लिए कितने चैलेंजेस हो सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वायरमेंटल लॉसेस ह्यूज, जिसकी हम शायद इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि एक पेड़ की कीमत निकाली गई है कि 74,500 रुपीज का एक पेड़ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। कहते हैं एक साल में 45,000 रुपए की ऑक्सीजन जनरेट कर देता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं, इनकी भरपाई करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या है, पर ये लॉसेस इन घटनाओं के बहुत बड़े होते हैं। सो अभी क्या करें? चैलेंज ये है, जो घटना है वो घट गई है, अभी उस पे काम चल रहा है, इसको हम लोग कभी पूरा कर पाएंगे जल्दी से, और फिर आगे क्या करें, तो अभी क्या कर सकते हैं। सो सिंस अभी हम एक ट्रॉमा सिचुएशन में है, एक डिजास्टर सिचुएशन में है, तो अभी बहुत कुछ किया नहीं सकता। अभी शायद उन जगहों तक पहुंचना भी संभव नहीं हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम्स लगी हैं, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, पर अभी जो पहला फोकस है कि हम अधिक से अधिक ह्यूमन लाइफ को सेव कर लें, ह्यूमंस की नुकसान ना हो, इवन की जो उनके बिलोंगिंग्स हैं उनका नुकसान ना हो। जो भी लॉसेस हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉसेस हो रहे हैं, उनको हम कम से कम रखें। प्रॉपर प्रोटेक्शन रिलीफ ऑपरेशंस हम फुल फ्लैज चलाएं, चीज़ों को देखें, और उसके बाद जब ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल जाए, मे बी आफ्टर 72 आवर्स, 48 आवर्स, मे बी आफ्टर 7 days, एनालाइज द इवेंट कि क्या हुआ, व्हाट वर द एक्चुअल डेटा, मे बी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा कितना रोबस्ट है, उसका हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो कैसे इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो सकता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी प्रारंभ कर रहा है, एनजीओस कैसे आ रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ कितनी जल्दी एक्टिवेट हो पा रही हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमने ध्यान में ला के देखना होगा, और फिर हम शायद कोशिश कर सकें कि हम फ्यूचर अगर कोई ऐसी घटना घटती है, सो हाउ बेस्ट वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, एंड दैट इज द की पॉइंट। So and I believe government of India and state governments are having their SDMAs and NDMAs doing great job in creating experts on this subject and this field, so that we can be a robust development for a country like India. मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का कि जिसको हम अभी तक नजरअंदाज करते जा रहे हैं, पर नाउ इट्स टाइम कि if we want to have prosperity in our lives at a society, at individual level, or maybe social level and national level, so this is an important aspect and we should know more about it. So please stay connected to this channel, my channel, Dr. Disaster Management. I'll be sharing many relevant information on disaster as and when they are happening, and how we can prepare ourselves for a better future. Thank you so much. Thank you.